हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि जो हमारा चौथा चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं, हम उन्हीं टॉपिक को इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में आप चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स को पढ़िए, उन क्वेश्चंस को पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो हर एक चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम चौथे चैप्टर को लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री के, और इस चैप्टर के 4 ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं 4 टॉपिक को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को मिस नहीं करना है, इस वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। देखिए जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक देखिए, यहां पर 4 टॉपिक टोटल मैं आपको बताऊंगा। अब ये चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 टॉपिक भी बोल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का दर या वेग क्या होता है। व्हाट इज, देखिए अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक है, ये क्या होता है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है हमारा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। देखिए अभिक्रिया की कोटि आपने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसके एग्जांपल्स भी समझेंगे, ठीक है, अपनी भाषा में। उसके बाद में तीसरा हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और चौथा हमारा है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, यानी कि हम अभिक्रिया की कोटि को भी पढ़ेंगे और अभिक्रिया की आणविकता को भी पढ़ेंगे। सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइएगा दिल थाम के हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे चैप्टर का बताऊं तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता हूं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, अभिक्रिया का वेग या दर क्या है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस प्रकार से आ सकता है कि अभिक्रिया की तात्क्षणिक वेग को या दर को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिक्रिया का वेग है, तो किसका वेग, अभिक्रिया का, रिएक्शन का। तो देखिए पहले डेफिनेशन समझिए, वह दर या आप लिख सकते हैं वह वेग जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी कि अभिक्रिया में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा अभिकारक, जैसे आप ले लीजिए N2 प्लस 3H2, ठीक है, N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स आउट, ये आपका ये हो जाएगा 2NH3, यानी कि देखिए N2 प्लस 3H2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2NH3 मिलता है। हाइबर विधि में आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अमोनिया मिलता है। ये क्या है, अमोनिया है, ध्यान दीजिएगा। तो अभिक्रिया में एक होता है अभिकारक, ठीक है, अभिकारक ये है और ये है उत्पाद। ये क्या है आपका, ये आपका है अभिकारक, ठीक है, जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ये आपका क्या है, अभिकारक, ठीक है।
और ये क्या है आपका जो बना है, ये है उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद। एक है आपका रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट। तो देखिए वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित हो, यानी कि देखिए जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे और बनेगा अमोनिया, तो देखिए इसकी जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अभिक्रिया का वेग, इसी को हम बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, इसी अभिक्रिया के वेग की सहायता से हम अभिक्रिया की कोट भी निकाल सकते हैं, वेग नियम के सहायता से। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों की सांद्रता, देखिए अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये याद रखिएगा। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक पदार्थों पर की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसी की सांद्रता में परिवर्तन को हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। ये समझ में आ गया, एक रिएक्शन की सहायता से मैंने आपको समझाया। चलिए एक फॉर्मूला इसका देखते हैं। मान लीजिए, ठीक है, माना तो यदि मान लीजिए यदि सूक्ष्म अंतराल, यानी कि समय बताया जा रहा है, यदि सूक्ष्म अंतराल, ठीक है, सूक्ष्म अंतराल को हम ले लेते हैं dt, मान लीजिए dt समय है। ठीक है, क्या है? dt। तो यदि सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक के dx मोल, मान लीजिए जो अभिकारक की सांद्रता है वो है dx। ठीक है, dx, तो dx मोल, ठीक है, dx मोल, ठीक है, परिवर्तित हो, यानी कि उत्पाद में परिवर्तित हो, उत्पाद में परिवर्तित हो। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा बताइए आप लोग? तो अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला होगा अभिक्रिया का वेग, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? अभिक्रिया का वेग जो होगा वो हो जाएगा आपका dx अपान dt, dx अपान dt, यानी कि समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो मान लीजिए यदि सूक्ष्म अंतराल dt में, यानी कि मान लीजिए dt समय है, ठीक है, dt समय है, यानी कि dt समय में अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तित हो, यानी कि जो अभिकारक की सांद्रता dx है, इसके dx मोल जो है उत्पाद में परिवर्तित हो, यानी कि इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो, तो हमारा अभिक्रिया का वेग होगा dx अपान dt, जहां पर dx है अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। तो इसको मैंने अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया इस वीडियो में, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्नों में, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। और जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया ही था, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया, अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अब चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया स्टूडेंट? रोक कर आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा, ध्यान से समझिए। देखिए कई प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने आपको सिर्फ टॉपिक ही बताया था, लेकिन क्वेश्चन आता कैसे है वो यहां पर आप देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से अच्छे से धीरे धीरे समझना है, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ठीक है, आप लोग तो स्टूडेंट हैं। देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। यानी कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है बताइए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सभी को पता है। ठीक है, अगर प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी तो सेकंड इनवर्स, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे एक सुंदर सा, शून्य कोट की अभिक्रिया, ऐसे डालेंगे हेडिंग। ठीक है, और लिखेंगे हम, देखिए पहले डेफिनेशन समझिए। वह अभिक्रिया, ये भा है, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक
अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, यानी कि अभिक्रिया तो हो रही है लेकिन अभिकारक के किसी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, या फिर जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए H2 प्लस Cl2। अब ये जब अभिक्रिया होगी, क्या होगी ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की। आप H म्यू भी लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं आप प्रकाश, लाइट की उपस्थिति में जब इस अभिक्रिया को कराया जाता है तो हमारा बनता क्या है, देखिए हमारा जो बनेगा वो बनेगा 2HCl। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। यानी कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर ये तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ऐसा कैसे? तो देखिए पहली बात तो आप ये याद रखिए, जितनी अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं वो लगभग शून्य कोटि की अभिक्रिया ही होती हैं। नंबर 1 बात। ठीक है, क्योंकि इसमें परावैंगनिक किरणें निकल रही हैं तो इसमें ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। और देखिए जो अभिक्रिया का वेग होगा ये H2 और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हम वेग नियम से यहां पर अभिक्रिया का वेग निकालें, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग अगर हम निकालें तो हमारा ये कैसे आएगा बताइए? ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा K। अब देखिए यहां पर आपका जो H2 है, H2 इसके पावर जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहां पर अभिक्रिया का वेग ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और जो Cl2 होगा इसके पावर भी 0 होगा, और इन्हीं की घातों के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। लेकिन यहां पर दोनों के घात पर 0 है तो 0 + 0 = 0, यानी कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ना तो वो H2 की सांद्रता पर निर्भर करता है ना ही वो Cl2 की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये किसी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, यानी कि इसमें अभिकारक के किसी अणु का सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो H2 और Cl2 यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है, इस अभिक्रिया का वेग वो H2 और Cl2 के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिए इसको, सेकंड वाला भी। तब हम देखते हैं अपना थर्ड टॉपिक। नोट हो गया स्टूडेंट? आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड टॉपिक क्या है। अब थर्ड टॉपिक क्या है? वही सेम चीज, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो वहां पर देखिए घातों के ऊपर 0 था, यहां पर घातों के ऊपर 1 होगा, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। दैट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। और मान लीजिए अभिक्रिया का वेग अभिकारक की घातों के 2, उसके घात पर 2 है तो वहां पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणु के 2 सांद्रताओं पर निर्भर करेगा। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको एग्जांपल के साथ इसको बताना है। ठीक है, एक चीज और यहां पर मैं भूल गया हूं, उसको पहले देख लीजिए आप लोग। देखिए यहां पर एक चीज और था कि वेग, इसके शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, तो आप लिख लीजिएगा मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, समझ में आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि एक अणु की सांद्रता पर वो निर्भर करेगा। ठीक है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं,
हूं वो आप लोग समझिए, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा है, निम्नलिखित अभिक्रिया में केवल शक्कर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। यानी कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए चीनी का, ठीक है, क्या लेंगे हम लोग, चीनी का C12H22O11, ठीक है। इसका हम जल अपघटन कराएंगे, किसके साथ, किसकी उपस्थिति में, देखिए इसका जल अपघटन कराएंगे, H2O से क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। ये हमने जल अपघटन कराया, अब किसकी उपस्थिति में कराएंगे वो भी यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। H+ और नीचे लिख देंगे तनु H2SO4, तनु HCl, या आप लिख सकते हैं तनु H2SO4, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो हमारा बनता है C6H12O6, ठीक है, और प्लस C6H12O6। तो जब हम शक्कर ये क्या है आपका, ये है शक्कर या चीनी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो बनता क्या है, ये ग्लूकोज है, क्या है ये, ग्लूकोज, और ये बगल वाले भाई साहब हमारे हैं फ्रक्टोज। दोनों का देखिए अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। तो देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है, चीनी का, ठीक है, चीनी का जल अपघटन कराया गया तो क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। लेकिन यहां पर आप लोग क्या कहेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्या कहेंगे, सर यहां पर अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालें तो यहां पर दो अभिकारक हैं, तो यहां पर इसका जो घात होगा वो एक इसके ऊपर होगा, एक इसके, यानी कि 2 होगा, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, लेकिन जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा उसी की सांद्रता पर वो निर्भर करेगी। तो यहां पर इस अभिक्रिया में केवल शक्कर यानी कि चीनी के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, जल के सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। जब हम इसका अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये चीनी के अणुओं की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा, ठीक है, जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यही होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको हम लोग आभासी एकाणुक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी आणविकता तो 2 है। आणविकता किसको कहते हैं, आणविकता का मतलब अभी मैं आगे बताऊंगा। यहां पर एक अणु चीनी का है, एक अणु जल का है, ठीक है। तो इसकी आणविकता 2 होगी, लेकिन इसकी कोटि जो है वो 1 है, अतः ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 हो लेकिन कोटि 1 हो वो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, इसको मैं मिटा दूंगा अभी, फिर हम अभिक्रिया का वेग यहां पर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया का वेग। तो ये हम वेग समीकरण से हम लोग निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए के यहां पर ऐसे रहेगा और जो अभिकारक हमारा था C12H22O11 यानी कि ये जल था, इसी की सांद्रता पर ये निर्भर करेगा, ठीक है। के एडमॉस आपका C12H22O11 हो जाएगा और इसके घात 1 हो जाएगा। तो देखिए इसकी घात 1 है तो ये होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। C12H22O11 इसके ऊपर 1 है केवल, जल की सांद्रता पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कुछ है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसको भी आप लोग कर लीजिए नोट, तब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और उसकी आणविकता क्या होती है ये आपको बताना है। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। अभिक्रिया की कोटि में आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये सब पढ़ना होता है, और अभिक्रिया की आणविकता में आपको एक आणविक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया इस प्रकार से पढ़ना होता है। और दोनों में डिफरेंस भी है, वो कौन सा डिफरेंस है चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं आणविकता। आणविकता क्या होती है, यानी कि एक अभिक्रिया में कितने अणु अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं वही उसकी आणविकता होगी। लेकिन कोटि में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि कोटि में कभी कभी किसी एक अणु पर अणु की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती तो उसकी
उसकी कोटि बदल जाती है। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक के अणुओं की संख्या होती है उसी को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जितने अणु हमारे अभिकारक के भाग लेंगे वही उसकी आणविकता होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया में अमोनियम नाइट्राइड का एक अणु भाग लेता है तथा इसकी आणविकता 1 है। ठीक है, यानी कि जैसे अमोनियम नाइट्राइड हम ले लेते हैं NH4NO2। ठीक है, ये आपका है अमोनियम नाइट्राइड। ठीक है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमारा बनता है जल और हमारा बनता है N2, लेकिन जल के यहां पर 2 अणु बनेंगे। ठीक है, N2 गैस है आपका, ऐसे कर देंगे। तो देखिए जब हम अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो हमारा जल और N2 बनता है, लेकिन हमें मतलब सिर्फ अभिकारक से है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। तो यहां पर हमें अभिकारक को मेनली देखना है। तो हमारा अभिकारक कौन सा है? NH4NO2। तो इसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, इसके आगे 1 है। अगर मान लीजिए 2 होता तो ये द्विआण्विक अभिक्रिया होती, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 ही है, तो ये हमारी हो जाएगी एक आणुक अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? एक आणुक अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिकारक का सिर्फ 1 अणु भाग ले रहा है। अगर यहां पर 2 भाग लेते तो द्विआण्विक अभिक्रिया होता। इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है, जैसे देखिए CH3COO C2H5। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaOH से। तो हमारा देखिए बनता क्या है, इसको समझ लीजिए। बनेगा क्या हमारा? CH3COONa और प्लस C2H5OH। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो देखिए जब हम एथिल एसीटेट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल एसीटेट। तो जब हम एथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है सोडियम एसीटेट। ये क्या है? सोडियम एसीटेट, और एथिल अल्कोहल बनता है। अब ये कौन सी अभिक्रिया होगी? एक आणविक अभिक्रिया या द्विआण्विक अभिक्रिया? तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अच्छे से समझिएगा। देखिए यहां पर हमारा एथिल एसीटेट का 1 अणु है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 अणु है। तो 1 + 1 = कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां पर 2 अणु हैं, अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो ये होगी द्विआण्विक अभिक्रिया। द्विआण्विक अभिक्रिया। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी क्योंकि इसमें अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो यहां पर दोनों मैंने बताया, एक आणविक अभिक्रिया को भी बताया, द्विआण्विक अभिक्रिया को भी बताया। यानी कि जो आपके अभिक्रिया की आणविकता होती है वो अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं उसी पर डिपेंड करती है, वही उसकी आणविकता होगी। ये तो सिंपल सा है। अब दूसरा देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि भी हमसे पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि भी बताइए। ठीक है, अभी हमने आणविकता पढ़ा, अब देखिए कोटि क्या है, इसको समझिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर आणविकता और कोटि सेम ही है, जितनी आणविकता होगी उतनी कोटि होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करती है कि कौन कौन से अभिकारक किस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं सिर्फ उसी अभिकारक के अणुओं की संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, यानी कि अभिक्रिया हो रही है जिसकी सांद्रता परिवर्तित होगी उसी को हम अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। तो वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया देखा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखा, अब एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा CH3COO C2H5। ठीक है, जो अभी हमने लिया था उसी अभिक्रिया को दोबारा ले लेंगे। इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaOH से। तो हमारा बनेगा क्या, देखिए गिब्स आउट लगाएंगे, हमारा बनेगा CH3COO Na प्लस C2H5OH। यानी कि जब हम एथिल एसीटेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमारा सोडियम एसीटेट बनेगा और एथिल अल्कोहल बनेगा। अब इसमें हम अभिक्रिया का वेग निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं? अभिक्रिया का वेग।
अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो देखिए इसमें अभिक्रिया का वेग क्या होगा, क्योंकि देखिए इस अभिक्रिया में हमारे एथिल एसीटेट की सांद्रता परिवर्तित हो रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी हो रही है, यानी कि दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो जब हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो दोनों को लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे K और हम लिखेंगे CeH3 COOC2H5। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा NaOH। दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसके घात यानी कि इसके ऊपर भी एक है, इसके ऊपर भी एक है, तो दोनों के घात जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बताइए। यहां पर मैं लिख देता हूं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो यहां पर आपकी होगी अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो 1+1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के घात जुड़ जाएंगे तो ये होगा 2। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी हमारी, ये हो जाएगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सी, द्वितीय कोटि। तो ये हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पर द्विआण्विक अभिक्रिया ये है और द्वितीय कोटि भी है, तो दोनों सेम ही है, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी चेंज हो जाता है, क्योंकि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है और उसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है जिसके सांद्रता में परिवर्तन होता है। जैसे अभी हमने चीनी में देखा, चीनी का जल अपघटन हमने कराया तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, लेकिन जो अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ चीनी के अणुओं की सांद्रता पर ही निर्भर करता था, इसीलिए वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। लेकिन अगर उसकी आणविकता देखें तो 2 है, क्योंकि आणविकता में हम दोनों को लेंगे, दोनों के मोल को लेंगे, तो वो द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई अभिक्रिया की कोटि। हमने आपको बताया कि कैसे आपको कोटि लिखना है, कोटि और आणविकता बतानी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया कीजिए। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि पढ़ा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि, अभिक्रिया का वेग, और इन चारों टॉपिक को हमने इस वीडियो में पढ़ा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक, अभिक्रिया का दर या वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। तो ये चैप्टर यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसमें ये चारों टॉपिक VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको ये भी पता है कि हमारे 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स तो अलग से लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं। न्यूमेरिकल्स मैं आपको अलग से सॉल्व करवा चुका हूं पहले भी और आगे भी करवाऊंगा। तो इसमें मैंने सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो आप सॉल्व किया कीजिए और मैं भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको बताया 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 4 टॉपिक में से कितने टॉपिक आपको ऑलरेडी पता थे, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो रही है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।